और कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले मॉनसून पर नजर डाल लेते हैं। जहां मानसून की बेहद खराब तस्वीर बन रही है। अगस्त तक पूरे देश में सामान्य से 12% कम बारिश के बाद सितंबर का महीना और भी खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इस महीने अल नीनो और भी मजबूत हो सकता है और ऐसे में इस सीजन पहले के अनुमान से भी कम बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक देश में 40% इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है और पूरे देश में मैप पर आप नजर डालें तो दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में स्थिति ज्यादा खराब है। इन इलाकों में 26 से 44% तक बारिश कम हुई है। वहीं मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में सामान्य से करीब 50% कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी स्थिति काफी खराब है और पंजाब और हरियाणा में भी करीब 35% कम बारिश हुई है। September is one of the months mainly impacted by El Nino, and हमने भी फोरकास्ट भी दिया था 84% फॉर द सेकंड हाफ अगस्त प्लस सितंबर। तो जो ट्रेंड है एस बी एक्सपेक्टेड वही देख। तो इसलिए मुझे लगता है एक्सेप्ट बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी एरिया लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटका और तेलंगाना ये एरिया में, एक्सेप्ट ये छोड़ के मोस्ट ऑफ द एरियाज में ये जो डेफिशिएंट मानसून का असर कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली देयर विल बी सम इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, बट इट हैज बीन रिड्यूस्ड, इम्पैक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ जो मिटिगेशन। और बारिश को लेकर कमोडिटी बाजार में भारी सट्टेबाजी हो रही है। ग्वार में आज तेज गिरावट देखने को मिली है। वायदा में इसका दाम करीब 2.5 से 3% तक गिर गए। दरअसल पिछले 10 दिनों में इसमें करीब 20% की तेजी आई थी। दरअसल पिछले 20 दिनों में राजस्थान में बारिश नहीं हुई है। हमारे साथ बीकानेर से ग्वार के कारोबारी पुखराज चोपड़ा जुड़ चुके हैं। पुखराज जी बताइए, सिर्फ बारिश को लेकर सट्टेबाजी हो रही है या फिर हाजिर में ग्वार का दाम क्या हाल है वहां पर, ये बताइए। देखिए, ये तो बारिश की ही सट्टेबाजी है। ग्वार ऐसी कमोडिटी है, पहले तो ये पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध थी सट्टेबाजी के लिए। अब पूरे भारत में एग्री कमोडिटी में ग्वार सट्टे की सबसे मुख्य फसल के रूप में मानी जाती है। इसकी फसल 15 अगस्त के बाद से लगातार यहाँ बारिश नहीं हो रही है। सूखे की वजह से निश्चित रूप से फसलों में काफी नुकसान हुआ है और बरानी, जिसको अनकमांड एरिया बोलते हैं, उसमें फसल का बहुत ज्यादा नुकसान है। तो कहीं नहरी एरिया में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर ही ग्वार के बाजार तेज हुए हैं और शुद्ध रूप से ये सट्टेबाजी ही है। आने वाले समय में डिमांड कैसी रहती है इस पर निर्भर करेगा। अभी हाल के 3-4 महीनों की डिमांड को देखें तो बिल्कुल कमजोर डिमांड है। क्रूड सेक्टर में तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो डिमांड है। फूड सेक्टर के अंदर जरूर गम थोड़ा बहुत जा रहा है, जिसके लिए फसल ज्यादा ही है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये सट्टा किस रूप में अभी जाएगा। इसका जो अभी सट्टेबाजी से जो रोजाना ऊपर नीचे भाव हो रहे हैं वो आश्चर्यजनक रूप से चल रहे हैं। तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 10-20 मिनट के अंदर ही 100-200 रुपए घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, पिछले 10 दिनों में हमने देखा था करीब 20% तक चली थी और अब आप कह रहे हैं डिमांड नहीं है, तो आगे क्या और नीचे आने की अपेक्षा ज्यादा है? आपका अपना एक्सपेक्टेशन क्या है? नहीं, मुझे लगता है लोग जो अभी चल रहा है उसके अंदर जो फसल देख रहा है वो तो यहाँ पे बाइंग कर रहा है और जो डिमांड सप्लाई को देखता है वो डिमांड को देखता है, वो यहाँ पे माल बेच रहा है। इस तरह से ये सट्टेबाजी चल रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो आप कह रहे हैं कि सट्टेबाजी काफी तेज चल रही है। चलिए वंदना को भी जोड़ेंगे इसमें और उनसे पूछेंगे। वंदना, ये बताइए, एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा है, पहले से भी काफी स्टॉक मौजूद है, तो ऐसे में थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा भी या नहीं होगा? आपका अपना असेसमेंट क्या है जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ग्वार में? देखिए मन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्वार का जो नेचर ऑफ कंजम्पशन है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं है और थोड़ा फूड इंडस्ट्री में है और ये ज़्यादातर जो जाता है ग्वार गम
एक्सपोर्ट होता है और वो भी होता है ड्रिलिंग वगैरह में होता है। तो वहां पे जिस समय भाव बहुत ज्यादा बढ़े थे, जब 70-75 हजार तक भाव चले गए, तो वहां पे उन्होंने काफी ज्यादा स्टॉक्स जो है वो विदेशों में बना लिए और वहां अभी भी एम्पल ऑफ स्टॉक्स जो है उनके पास मौजूद है, तो वो अभी इंपोर्ट नहीं करेंगे। और रही बात यहाँ पे स्टॉक्स कितने अवेलेबल है, तो काफी स्टॉक्स अवेलेबल है और उसके हिसाब से डिमांड नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि ग्वार एक बहुत ही रेन सेंसिटिव कमोडिटी है, मानसून सेंसिटिव कमोडिटीज है और राजस्थान में होता है ये, तो वहां पे जब मानसून कम होने की बात होती है तो अपने आप प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि इरिगेटेड लैंड नहीं है वहां पे। तो इसका एक कह सकते हैं कि एक मुनाफा, एक फायदा मिला ग्वार काउंटर को और स्पेकुलेटिव ट्रेड्स पे यहाँ पे होने शुरू हुए हैं। कमोडिटी अपर सर्किट्स में यहाँ पे ट्रेड कर रही है, लेकिन ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ट्रेड होने के लिए ये कमोडिटी फेमस है और थोड़ी सी स्पेकुलेटिव है। तो जिन्होंने यहाँ पे पैसे बनाए हैं, जिनके बाइंग में प्रॉफिट आ रहे हैं अभी, उनसे बस यही मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा और 300 से 350 पॉइंट तक का जो करेक्शन है वो हम देख सकते हैं। तो भाव जो है वो दोबारा 4000 के लेवल तक जा सकती है कमोडिटी में। तो स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ आप काम करो और जिनका ऑलरेडी 100, 150, 200 रुपए का मुनाफा हो रहा है बाइंग में, उन्हें मैं एक बार सलाह दूंगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आएगी मार्केट में। चलिए, तो तेजी की है, मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा वसूलिए और स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखिए। ये है लबोलबाब पूरी बातचीत का। लेकिन बेस मेटल्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। घरेलू बाजार में कॉपर समेत सभी बेस मेटल्स में दाम करीब आधे से 2% तक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दरअसल यूरोजोन रिटेल सेल्स के आंकड़े आए हैं जिसमें करीब 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। आज 5 बजे के आसपास ECB की बैठक का आउटकम भी निकल कर आना है। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, ये बताइए, यूरोजोन का जो रिपोर्ट आई है इससे सपोर्ट मिल रहा है, वजह क्या है दरअसल आज बेस मेटल्स में तेजी की? हमने देखा था इक्विटी मार्केट में भी आज काफी सारे मेटल शेयर चमक रहे थे, उछाल देखने को मिल रहा था। डेड कैट बाउंस तो नहीं है? देखिए, आपने ठीक कहा कि जो फिगर्स आई हैं रिटेल सेल्स की वो थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि देखें तो चाइना की जो मार्केट है वो भी हॉलीडेज के लिए बंद है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस यूरोप से देखने को मिला है। और साथ में अगर हम देखें तो जो यूरोप की मीटिंग हो रही है वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को, एक्सपेक्टेशन है कि देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल बाइंग यहाँ देखने को मिली है, बॉटम फिशिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। अगर हम वॉल्यूम्स की तरफ देखें तो जितने भी बेस मेटल है सबके अंदर पिछले हफ्ते से ही वॉल्यूम बढ़ने चालू हुए थे। इवन अगर हम क्लोजिंग की बात करें लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक की क्लोजिंग भी काफी पॉजिटिव हुई थी। हालांकि अगर हम देखें तो जो चाइना की फिगर थी वो नेगेटिव आए थे, जो चाइना की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के डाटा थे वो थोड़े नेगेटिव आए थे। उसके बावजूद भी एक अपसाइड मोमेंटम हमने आता हुआ देखा था। साथ में देखें तो कहीं ना कहीं जो क्रूड में रिकवरी हुई है उसका भी एक इम्पैक्ट बेस मेटल में देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बेस मेटल थोड़े पॉजिटिव ट्रेड हुए हैं। साथ में अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो ओवरऑल जितने भी चारों ही बेस मेटल जो थे वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में थे और मुझे लगता है कि ईयर लोज के आसपास ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अगर हम देखें तो टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल दोनों ही फैक्टर बेस मेटल के थोड़े सपोर्टिव हुए हैं। हालांकि अगर हम देखें तो चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी नेगेटिव है। IMF ने भी कहीं ना कहीं जो चाइना का ग्रोथ है उसको भी डिक्लाइन किया है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बेस मेटल का डाउन ही है, बट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट में रिकवरी हुई है, जो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हुई है, वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन और रह सकती है। राइट, आप चलिए, तो यहाँ पर और दबाव देखने को मिल सकता है। आज जरूर एक उछाल देखने को मिल रहा है। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आपके सवाल जवाबों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। अगर कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। कॉल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान वंदना और अनुज जुड़े हुए हैं। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिला शुरू करने से पहले जानते हैं उनके हॉट पिक्स क्या है। वंदना, बताइए, कहां पर आप बुलिश या बेयरिश हैं? मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड केक में एक अच्छी बाइंग आ सकती है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 1605 रुपए पे बाइंग करनी चाहिए। 1635 का यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए। जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 1590 रुपए का होगा। दूसरी अच्छी कमोडिटी यहाँ पे सोयाबीन लग रहा है। सोयाबीन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में जो कि सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अभी का, वहां मुझे लग रहा है कि बाइंग करके चलना चाहिए। 3265 पे बाइंग करके 3330 का यहाँ पे टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो 3230 का होगा। अनुज, और आपके हॉट पिक्स कौन सी होंगी?
देखिए मेरी हॉट पिक पहली बेस मेटल में है। मुझे लगता है कि जिस तरह का हमने पिछले 1-2 दिनों में बाउंस बैक देखा है तो बेस मेटल में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमारी पहली कॉल निखिल रहेगी जहां हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है टारगेट करीबन 700 से 710 रुपए तक देखने को मिल सकता है। 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी कमोडिटी बुलियन में रहेगी जहां पर सिल्वर हमने बाय रेकमेंड किया है, क्योंकि हमें लगता है कि टेक्निकल चार्ट पे सिल्वर अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में है और एक काफी अच्छा बाउंस बैक सिल्वर में लोअर लेवल से देखने को मिल सकता है। तो करीबन 35,100 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमें लगता है करीबन 35,700 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटीज में बेस मेटल एज वेल एज बुलियन दोनों में ही हमारा बाय रिकमेंडेशन है। ऑलराइट, चलिए तो ये वो हॉट पिक्स हैं जहां पर आप काम करके मुनाफा कमा सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विनोद जी ने हमें फोन किया है गाजियाबाद से। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैंने 2 लॉट जो है मेंथा प्लस किया है 907 के रेट में। कब खरीदा तो आपने? क्या फ्यूचर में इसका रहेगा बताएंगे? कब खरीदा आपने मेंथा? अभी खरीदा है, नेक्स्ट लोगों 8 से 10 दिन हो गए। ऑलराइट, अभी भाव देखेंगे इस समय आज मेंथा का क्या ट्रेड कर रहा है, उससे लाने की कोशिश करेंगे। 960 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इनके भाव के आसपास ही है। वंदना बताइए कहाँ जा सकता है ये और क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए इनको इस ट्रेड पे? देखिए 960 पे इन्होंने बाई किया और 960 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। काफी अच्छी मूव आई थी इस कमोडिटी में, क्योंकि थोड़ा सा लोअर लेवल यहाँ पे डिमांड था और स्पॉट में भी थोड़ा सा डिमांड जो था वो बढ़ा था। और जब मानसून सीजन होता है तो थोड़े इसके फार्मास्यूटिकल डिमांड भी बढ़ के आते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा करेक्शन फेज में है। तो मैं इन्हें यही राय दूंगी कि इंट्राडे में भी आपको अगर 10 से 15 रुपए तक का जो उछाल मिलता है तो आप वहां पे एक बार छोटा प्रॉफिट बुक करके निकलिए और एक करेक्शन पे आप इस कमोडिटी को बाय कर सकते हैं। लगभग मुझे लग रहा है ये जो भी करेक्शन आ रहा है ये 930 920 वाला जो लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वहां पे मैंने राय दूंगी कि एक बार आप बाइंग क्रिएट करें, बाई पोजीशन क्रिएट करें और एक बार मुझे लग रहा है कि 1020 तक का भी लेवल इसमें हम आते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बोलूंगी कि स्मॉल प्रॉफिट बुक करके आप निकलिए, एक करेक्शन आता है तो फिर आप बाय करिए। 1020 का यहाँ पे टारगेट रखिए और आपका जो टाइम पीरियड होगा वो कम से कम 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। चलिए जयपुर चलते हैं। जयपुर से हमारे साथ शुभम जी जुड़ चुके हैं। बताइए शुभम जी क्या जानना चाहते हैं? शुभम जी आपको आवाज आ रही है? शायद कुछ दिक्कत आ रही है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। और अगर आपको भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछने हैं तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना ना भूलिए। 1800209789 है हमारा हेल्पलाइन नंबर। कमोडिटी कॉल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान वंदना और अनुज जुड़े हुए हैं और काफी सारे दर्शक हैं तो देश के कोने कोने से हमें फोन कर रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयेश भाई। नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो, मैंने नेचुरल गैस 180 में 4 लोड बाय किया है। इस साल के अंत तक 225 तक जा सकता है क्या? इस साल के अंत तक 225 तक जा सकता है क्या, यह है सवाल। और मुझे एवरेज करना है, किन लेवल पे एवरेज करूं? ऑलराइट, एवरेज भी करना चाहते हैं। यहाँ पर अनुज बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए सबसे बड़ी बात की जो नेचुरल गैस की इन्वेंटरीज है वो कंटिन्यूअस राइजिंग में है, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा यहाँ पर जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर नीचे एवरेज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे करीबन 160 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो जैसा कि ये पोजिशन ट्रेडर मुझे लग रहा है कि ये पोजिशन व्यू उन्होंने बनाया है, तो 160 के आसपास अगर प्राइस मिले तो वहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। ऊपर में अगर प्राइस 190 के लेवल ब्रीच करते हैं अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि तब एक तेजी देखने को मिल सकती है। बट अगर हम फंडामेंटल वाइज जाए तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर टेक्निकली 190 का लेवल ब्रीच होता है तो 210 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 160 के आसपास वो एवरेज कर सकते हैं और 190 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, डीएन बंसल जी ने हमें फोन किया है राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से फोन कर रहे हैं बंसल जी, बताइए? बारान राजस्थान। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? ये सरसों लिया हुआ है फिजिकल में 850 बोरा, मतलब 85 टन। ओके, और 30 रुपए के भाव पे है, 3100 के भाव पर है। हाँ जी जी ठीक है। इसमें क्या फ्यूचर क्या लगता है? जैसे मैं तो जनवरी फरवरी तक भी होल्ड कर सकता हूँ। जनवरी फरवरी तक होल्ड कर सकते हैं। वंदना जी बताइए हाजिर में कहाँ तक जा सकता है ये, क्या एक्सपेक्टेशंस है?
देखिए काफ़ी बढ़िया मुनाफा इन्होंने 3100 बोला और 4253 जो है वो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो मुनाफा काफ़ी अच्छा है। पहले तो बधाई। और दूसरी बात ये है कि जो ऑयल सीड्स पैक है, जैसे ही मानसून डेफिशिएंट मानसून की न्यूज़ आ रही है तो उसमें यहाँ पे हमें एक इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इससे पहले हम करेक्शन फेज में देख रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एकरेज था यूएस में हुआ था सोयाबीन का, तो उसका इम्पैक्ट आरएम सीड पे भी आ रहा था। लेकिन अभी फेस्टिवल सीजन ऑन है तो आरएम सीड का जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है और यहाँ से एक हम तेजी देखेंगे आते हुए। मुझे लग रहा है कि अगर इनका व्यू काफ़ी लंबा है तो मुझे लग रहा है एक बार इन्हें 4600 तक का भी लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी इंपोर्ट हो चुका है अपनी कंट्री में, और बहुत ज़्यादा अगर प्राइसेस अगर आएंगे तो और भी इंपोर्ट होगा और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं फिर से सब्सिडाइज। तो 4600 का टारगेट लेके ये चल सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी तक का इनका टारगेट है, मतलब टाइम पीरियड है। 4600 को आप टारगेट लेके चलिए और यहाँ पे होल्ड रखिए मस्टर्ड सीड को। चलिए, तो बंसल जी आपको 4600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करिए जो आपने पोजीशंस फिजिकल में इस समय बना रखी हैं। वक्त है हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से विदा लेने का। अनुज और वंदना, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ पर आने के लिए, हमारे और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। कमोडिटी कॉल में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आगे वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ CNBC आवाज़ संपादक संजय पुगलिया की खास मुलाकात देखना ना भूलिए।